व्यू 360 में। अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पर भारत में बेचैनी। मुस्तकिल उसके ऊपर कब्जे होते रहे, किसी ने घर बना लिए, किसी ने दुकान बना ली, किसी ने मॉल बना लिया। दिल्ली के मुसलमान कब्रिस्तानों में अब 2 गज जमीन मिलना भी मुश्किल। और एक पाकिस्तानी रिक्शा ड्राइवर जो मार्शल आर्ट्स के मैदान में मुल्क का रोशन करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए इंटरव्यू में अफगानिस्तान और शाम से फौज वापस बुलाने के अपने इरादे का दिफा किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि वो इराक में अमरीकी फौज रखना चाहते हैं। सदर ने ये बातें अमरीकी टीवी चैनल CBS न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कही। इस वक्त तफसीलात के लिए हम चलेंगे नीलूफर मुगल के पास जो कैपिटल हिल पे हैं। नीलूफर, अफगानिस्तान के बारे में सदर ने क्या कहा और इराक में फौजी क्यों रखना चाहते हैं, वो क्या वजह बताई उन्होंने? सारा इस इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने एक बार फिर अफगानिस्तान और शाम के हवाले से बात की कि वहाँ से अमरीकी फ़ौजें जो हैं वो निकाली जाएंगी। अफगानिस्तान के हवाले से उनका ये कहना था कि यही वक्त है कि वहाँ से फ़ौजें निकाली जाएं और फिर हम देखेंगे कि जो तालिबान है उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो अमन चाहते हैं और वो थक भी चुके हैं। उनका जो ये इंटरव्यू है वो एक ऐसे वक्त सामने आया जब गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि अमरीकी इंटेलिजेंस के जो हुकाम थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि अफगानिस्तान और शाम से अमरीकी फ़ौजों का जब इनखला होगा तो वहाँ पर दाइश और अलकायदा के जो जंगजू हैं वो फिर से सरगर्म हो जाएंगे। इस इंटरव्यू में सदर ट्रंप से इराक के हवाले से भी पूछा गया तो उनका कहना था कि अमेरिका की जो फौजें हैं वो खित्ते में मौजूद रहेंगी। हम अपनी फौज पर अरबों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। हम दुनिया के पुलिसमैन बने हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम वापस आ सकते हैं। हमारे जहाज इंतहाई तेज रफ्तार हैं। हमारे पास बहुत अच्छे कार्गो जहाज हैं और मैं वहाँ से नहीं निकल रहा। इराक हमारा फौजी अड्डा है, मैं उसे कायम रखना चाहता हूँ ताकि वहाँ से ईरान पर नजर रखी जा सके। और सदर ट्रंप ने ये कहा कि ईरान एक मसला है, इसलिए उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। इराक में अमरीकी फ़ौजों के अड्डों के हवाले से उनका ये कहना था कि इराक में ये फ़ौजी अड्डे इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वाहिद जगह है जहाँ से अमरीका पूरे मशरिक़ वस्ता पर नज़र रख सकता है। और ईरान पर नज़र रखने के हवाले से आज ही इराक के सदर बरहाम सालेह ने एक फोरम से खिताब में कहा कि अमरीका ने हमसे इसकी इजाज़त नहीं मांगी। जी सारा। ऑलराइट, नीलूफर मुगल हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू के कुछ अहम निकात आपने बताए, बहुत शुक्रिया नीलूफर। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में कल से अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात का एक दौर शुरू हो रहा है। इसकी तफसीलात के लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदा अयाज गुल की जानिब। अयाज, ये बताइएगा कौन करवा रहा है? क्या रूस की जो हुकूमत है वो करवा रही है या कोई और? जो मालूमात हमें रूसी सफारत खाने काबल में जो रूस का सफारत खाना है उसने फराहम की है, तो उसके मुताबिक जो रशिया के अंदर रशियन फेडरेशन में वो अफगान जो वहाँ पे तालीम हासिल करने गए हुए थे या जो तारिकीन वतन वहाँ पे मौजूद हैं अफगानिस्तान से, ये वो मिल मिला के एक कॉन्फ्रेंस इसका इनेकाद उन्होंने किया है ताकि किसी तरीके से जो अफगानिस्तान में इस वक्त अमन की कोशिशें अमेरिका की क़यादत में की जा रही हैं उसको तक़वियत बख्शी जा सके। अफगान तालिबान के जो एलिमेंट्स हैं, जो नुमाइंदा हैं, वो तो इसमें शिरकत करें, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से इसमें कौन आ रहा है? क्योंकि सदर अशरफ गनी और CEO अब्दुल्ला की जानिब से भी बहुत सी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। यही इस वक्त एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जिसका सामना है सदर अशरफ गनी की हुकूमत को, क्योंकि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं सदर अशरफ गनी की हुकूमत को उसमें भी शामिल नहीं किया गया है क्योंकि तालिबान इस पर राजी नहीं हो रहे और एक मरतबा फिर यही है तमाम सियासी वो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत को एक बार फिर दावत नहीं दी गई है क्योंकि तालिबान का ये मौक़िफ़ था कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा शिरकत करेगा तो वो मॉस्को की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से इस वक्त काबुल में जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है वो खासी कमज़ोर होती जा रही है और उसका ये दावा या ये इसरार कि कोई भी अमन की बातचीत तालिबान के साथ जो होगी वो अफगान हुकूमत करेगी वो मजीद कमज़ोर होता जा रहा है और उसको ये बहुत बड़ा धचका होगा अगर ये कॉन्फ्रेंस कल होती है और इसमें ये इतनी बड़ी तादाद में अफगान जो सियासी मुखालिफिन हैं सदर गनी के अगर वो शिरकत करते हैं तो अब देखना होगा कि क्या आगे चल के तालिबान का ये अमेरिका की ये कोशिश के मुज़ाकरात तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान हो वो मुमकिन हो सकेगा या नहीं, क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई सूरत दिखाई नहीं देती। और अफगान सियासतदानों में एक बहुत बड़ा नाम साबिक सदर हामिद करज़ई का है जो इस मौके पे वहाँ मौजूद होंगे। ये बताइएगा यार, एक तो कि मॉस्को ने खुद भी इस कॉन्फ्रेंस से अपने आप को थोड़ा सा अलग किया है, क्या वजह है उसकी?
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ماسکو میں اس طرح کی کانفرنس روس کروانے جا رہا ہے تو اس پر امریکی حکام نے بھی دبے لفظوں میں شدید اعتراض کیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب زلمے خلیل زاد کی قیادت میں صورتحال یا طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے، تو ایسے میں کسی اور کانفرنس کے انعقاد سے اس جو سلسلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو کابل میں انتہائی مخالفت جب سامنے آئی ہے کہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں سابق صدر حامد کرزئی شرکت کر رہے ہیں، تو صدر اشرف غنی کی حکومت نے مسلسل مذمتی بیانات جاری کیے ہیں اور وہ تشبیہ دے رہے ہیں اس کانفرنس کو 1992 میں جو مجاہدین کی پشاور میں گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے بعد کابل میں مجاہدین کی حکومت بنی لیکن ایک سول وار کا سلسلہ شروع ہوا. تو ان کا خیال ہے کہ افغان اپوزیشن رہنماؤں کی اس کانفرنس میں شرکت کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت عدم استحکام کی صورتحال ہے اس کو مزید خراب کرنے کی ایک کوشش دکھائی دے رہی ہے. یہ ہے صدر اشرف غنی کی حکومت کا موقف. لیکن دلچسپ صورتحال جیسے آپ نے شروع میں بتایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے آج جب اپنی ہفتہ وار کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا تو انہوں نے ایک الگ ہی موقف اختیار کیا ہے اور ان کے خیال میں ہر افغان کا یہ حق حاصل ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ اگر امن کے حوالے سے افغانستان میں کوئی بھی کوشش ہو رہی ہے تو وہ اس میں اپنا حصہ ادا کرے، تو حصہ لے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ خود افغان حکومت کے اندر بھی اس حوالے سے شدید اختلاف پایا جا رہا ہے اور ایک بہت ہی پیچیدہ سچویشن ہو گئی ہے اس وقت صدر اشرف غنی کی حکومت کے لیے. ایاز گل ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے، بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے. شکریہ. افغان امن کے لیے امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات اور اس معاملے میں پاکستان کے کردار پر افغان حکومت کے علاوہ بھارت کے پالیسی ساز حلقوں میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے. بھارت ماضی میں افغان طالبان سے براہ راست بات چیت کا حامی بھی نہیں رہا، لیکن واشنگٹن کی حکمت عملی پہ نئی دہلی کے تحفظات کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں امان اظہر کی یہ رپورٹ. امریکہ کی جانب سے افغانستان سے امریکی فوج کے جزوی انخلاء کے اعلان اور طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر دہلی اور واشنگٹن کے درمیان ممکنہ اختلافات پر چیمہ گوئیاں کچھ عرصے سے جاری ہیں. بھارت کا موقف ہے کہ افغانستان کے مستقبل پر کوئی بھی گفتگو افغان حکومت کی شرکت کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، جبکہ مبصرین کے مطابق امریکی انتظامیہ طالبان سے جلد معاہدے کی خواہش مند نظر آتی ہے. واشنگٹن میں ہڈسن انسٹیٹیوٹ سے وابستہ اپرنا پانڈے معاملے کی سنجیدگی یوں بیان کرتی ہیں. لیکن بھارت چاہتا ہے کہ جو یہ پیس پروسیس ہو، پیس نیگوسیشنز ہو، وہ افغان گورنمنٹ لیڈ، ڈیسائیڈڈ اینڈ کنٹرولڈ ہو، کہ جو افغان کی سرکار، جو افغانستان سرکار ہے، جو پریزیڈنٹ غنی کی سرکار ہو، ان کے لوگ بیٹھیں، ان کے لوگ بات چیت کریں اور ان کے لوگ ہاں یا نہ کہیں. ہمیں دقت وہاں تب ہوتی ہے جب ایسا لگتا ہے کہ کابل کی سرکار کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے یا ان کو اس میں انکلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے. امریکی معاون خصوصی زلمے خلیلزاد چند ہفتے قبل دہلی گئے تاکہ بھارتی حکام کو طالبان سے جاری گفتگو پر اعتماد میں لے سکیں. کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس سے وابستہ ایشلے ٹیلس کے مطابق بھارت کو افغانستان میں امن کے حصول کے لیے موجودہ طریقہ کار پر کئی تحفظات ہیں. طالبان سے سنجیدہ گفتگو اس لیے ممکن نہیں کیونکہ اب وہ محض وقت گزارنے کے لیے بات چیت کریں گے اور امریکی انخلاء کا انتظار کریں گے. دوسرا ڈر یہ ہے کہ طالبان نے اپنا طریقہ کار نہیں بدلا اور اقتدار میں آتے ہی وہ ویسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے ماضی میں کیا ہے. اور تیسرا ڈر یہ کہ خلیلزاد معاہدے کی جلد بازی میں افغان حکومت سے اس معاہدے کو تسلیم کرنے کو کہیں گے جو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پائے گا. تجزیہ کار کہتے ہیں ایک جانب تو دہلی میں پالیسی ساز حلقے طالبان کو قابل اعتماد پارٹنر نہیں سمجھتے اور دوسری جانب پاکستان کے بطور ثالث کردار پر بھی ماضی کو دیکھتے ہوئے سوالیہ نشان موجود ہیں. ان کے تحفظات ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی جانب سے ایک اور کوشش سمجھتے ہیں کہ وہ بطور ثالث اپنے آپ کو امریکہ کے سامنے فائدہ مند ثابت کریں گے اور دوسرا مستقبل کی افغان حکومت میں طالبان کی نمائندگی کو افغانستان میں اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ قائم رکھنے کے لیے استعمال کریں گے. پاکستان دہشت گردی کی پشت پناہی کے الزام کی تردید کرتا رہا ہے اور حال ہی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان امن عمل کے موجودہ دور میں اہم کردار ادا کیا ہے. ان پیچیدگیوں سے ایک بات تو واضح ہے کہ ایمبیسڈر خلیلزاد کا کام محض طالبان سے معاہدے اور خطے کے ممالک سے صلاح مشورے پر ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ مبصرین اس بات پر متفق ہیں کہ تمام افغان فریقین کو معاہدے میں شامل کیے بغیر افغانستان سے امریکی فوج کا منظم انخلاء ممکن نہیں.
अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अमेरिका और रूस के दरमियान न्यूक्लियर हथियारों से मुतालिक जंग के जमाने में किया गया एक अहम मुआहदा मुअत्तल होने के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि वो मिसाइल दोबारा तैयार करेंगे नए सिरे से। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी या INF दुनिया का पहला ऐसा मुआहदा था जिसके तहत न्यूक्लियर हथियारों की एक खास किस्म का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया था। इस मुआहदे के तहत अमेरिका और रूस जमीन से लॉन्च होने वाले ऐसे क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल तर्क करने के पाबंद थे जो 5,500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने दिसंबर में रूस को इस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए 60 रोज की डेडलाइन दी थी, जो हफ्ते के रोज खत्म हो गई। रूस ने इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए जरूरी इकदाम उठाने के ठोस शवाहिद मुहैया करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अमेरिका ने इस मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ है कि रूस खुफिया तौर पर ऐसे ममनुआ मिसाइल और तैयार कर रहा है और साथ ही नस्ब भी कर रहा है जिनसे अमरीकी फौज और उसके इत्तेहादियों को खतरा है। नेटो अमरीका के इस इल्जाम से मुत्तफिक है, मगर रूस इनकी तरदीद करता है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लावरोव ने हाल ही में कहा कि अमरीका के इस फैसले से हथियारों की दौड़ को कंट्रोल करने की कोशिशों को धचका लगेगा। रूस और अमरीका अब अगले 6 माह के दौरान इस मुआहदे को बहाल करने या इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला करेंगे। पाकिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मरकजी रहनुमा इब्राहिम अरमान लोनी के मुबैना कत्ल के खिलाफ बलूचिस्तान के शुमाली अजला में आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी रही। इस खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और अगर आपको हमारी वेबसाइट तक रसाई में कुछ मुश्किल पेश आ रही है तो फिर आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको हमारी तमाम तर कॉन्टेंट बआसानी मिलेगी। अमेरिका में इमिग्रेशन, खुसूसन गैर कानूनी इमिग्रेशन एक बड़ा मसला है। मेक्सिको के साथ सरहद पे दीवार के मुतालबे की एक बड़ी वजह भी यही है कि गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को रोका जाए। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका में कई 100 ऐसे शहर हैं जिन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने के लिए मकामी कवानीन बनाए हुए हैं। इन्हें सेंचुरी सिटीज कहा जाता है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अल साल्वाडोर से अमेरिका आने वाली एक खातून की कहानी, जिसने मुल्क बदरी से बचने के लिए दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब एक चर्च में पनाह ले रखी है, क्योंकि वो अमेरिका में पैदा होने वाले अपने 3 बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये इतवार के रोज सीडर लेन यूनिटेरियन यूनिवर्सलिस्ट चर्च का एक मंजर है। लोग चर्च में इबादत करने और साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने के मकसद से जमा हो रहे हैं। इन लोगों में से एक ये सल्वाडोरन खातून भी हैं, जिनके लिए ये चर्च एक आखिरी उम्मीद है। मुझे यकीन है कि मैं यहाँ रह सकूंगी और अपने बच्चों के लिए लड़ सकूंगी। मेरे एक बेटे को डाउन सिंड्रोम है, जिसको खास इलाज की जरूरत है। मुझे स्पेशलिस्ट। रोजा को दिसंबर के वस्त में इस चर्च ने उस वक्त पनाह दी थी जब अमरीकी हुकाम की तरफ से उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी हुआ था। वो इस वक्त इस चर्च में अपने उन 3 बच्चों से अलग रह रही हैं जिनकी पैदाइश अमरीका में हुई थी। उन्होंने तशद्दुद पसंद गिरोहों से बचने के लिए अपना मुल्क छोड़ा था और इस वक्त वो एक आले के जरिए हर पल अमरीकी हुकाम की जेरे निगरानी है। मेरा डाउन सिंड्रोम से मुतासिर बेटा और 9 साला दूसरा बेटा नहीं समझते कि मैं इस वक्त किस सूरत हाल का शिकार हूँ, लेकिन मेरी 11 साला बेटी सब समझती है। वो कहती है, मम्मी मैं आपको याद करती हूँ, आप घर आ जाएं। और मैं उसे कहती हूँ कि अगर मैंने चर्च छोड़ा तो इमिग्रेशन मुझे अमेरिका से निकाल देंगे। मुझे खतरे में है। उन 50 लोगों में से हैं जिनके बारे में मालूम है कि उन्हें चर्चिज ने पनाह दी हुई है। चर्च वर्ल्ड सर्विस के मुताबिक साल 2017 में 400 चर्चिज ने ऐसे लोगों को पनाह दी थी और अब 1100 चर्चिज ये काम कर रहे हैं। इमिग्रेशन के निजाम में इस्लाहात के लिए काम करने वाले इदारे सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज के स्टीवन कैमेरोटा का ख्याल है कि चर्चिज गलत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनफरादी सतह पर सबको ऐसे लोगों से हमदर्दी होती है, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको इमिग्रेशन की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जिसमें आज हम हैं। दूसरी जानिब सीडर लेन चर्च में रोजा को पनाह देने वालों का इरादा उन्हें उस वक्त तक यहाँ पनाह देने का है जब तक उनका केस किसी नतीजे पर पहुँचता है। बिल रॉजर्स के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। ये शेर बहादुर शाह जफर ने कहा था दिल्ली से निकाले जाने के गम में। लेकिन आज यही शेर दिल्ली के मुसलमान कब्रिस्तानों की हालत का आईनादार बन चुका है। इस शहर में इस वक्त तकरीबन 29,000 कब्रों की जगह बची है, जबकि हर साल तकरीबन 13,000 लोग वफात पा जाते हैं। दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के मुताबिक अगर सूरत हाल ऐसे ही चलती रही तो दिल्ली के मुसलमान वाकई 2 गज जमीन को तरसते रह जाएंगे। आइए देखते हैं इस बारे में रितुल जोशी की रिपोर्ट। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली जमीन के मामले में मुल्क का दूसरा सबसे महंगा शहर। महंगाई और बढ़ती आबादी की दोहरी मार यहाँ सिर्फ शहर के बासियों पर ही नहीं पड़ती। दुनिया को अलविदा कह चुके दिल्ली वालों को भी 2 गज जमीन मिलना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 624 कब्रिस्तानों में से अब सिर्फ 131 रह गए हैं। इनमें से भी 16 मुकदमात में उलझे हैं। मुस्तकिल उसके ऊपर कब्जे होते रहे। तकरीबन 40% कब्जे गवर्नमेंट ने किया और 60% दूसरे लोगों ने किया, जिसमें कि मुसलमान भी शामिल हैं। किसी ने घर बना लिए, किसी ने दुकान बना ली, किसी ने मॉल बना लिया। दिल्ली मुल्क के 10 सबसे तेजी से फैलने वाले शहरों में से एक है और जिस रफ्तार से ये शहर फैल रहा है उतनी ही तेजी से महरूमीन के लिए यहाँ जगह भी सिमटती जा रही है। गुज़िश्ता 10 साल में सिर्फ नए 5 कब्रिस्तान ही शहर में बन पाए हैं। दिल्ली की मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके जामिया नगर का बटला हाउस कब्रिस्तान हालात की गवाही देता है। तकरीबन 37 एकड़ में बने इस कब्रिस्तान की चारदीवारी का एक हिस्सा नए घरों ने निगल लिया है। नई बस्ती धीरे धीरे कब्रिस्तानों को पीछे धकेल रही है। आबादी मुसलमान की बढ़ती जा रही है। जो लैंड हमको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो हमको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है जो हम उसको यूज कर पाए। पक्की कब्रें बनाते तो हमारे पास इस साल सब जगह खत्म हो जाती। 2019 में कोई जगह बचती ही नहीं। दिल्ली के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक पंच पीरान कब्रिस्तान में कच्ची कब्रें बनाने का सिलसिला सालों पहले शुरू हो गया था। ऐसी शानदार पक्के चबूतरों वाली कब्रों की गुंजाइश दिन ब दिन कम होती जा रही है। किसी के घर में डेथ हो गई या वो खुद आते हैं यहाँ कब्र खुदवाने के लिए। हर कब्र में जो अभी खोदते हैं हम पुरानी कब्र में कब्र खोदते हैं नहीं। माइनॉरिटीज कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कच्ची कब्रें बनाने पर जोर दिया है। यहाँ पे जो होता है पक्की कब्रें बना दी जाती हैं या फिर उसका साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पर हमारे घर के मतलब फला हमारे दादा हमारे बाप पे हैं, तो वहाँ पे फिर दोबारा नहीं होते, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। माइनॉरिटीज कमीशन ने दिल्ली सरकार को मौजूदा कब्रिस्तानों से तजावुजात हटाने और नए कब्रिस्तानों के लिए जगह मुहैया कराने की तजवीज दी है, लेकिन इन तजावीज को अमली जामा पहनाने की जंग लंबी है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। खेल के मैदान में कामयाबी के लिए लगन और मेहनत दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी है खेल से मोहब्बत। आइए मिलते हैं कराची के एक रिक्शा ड्राइवर से जो पाकिस्तान को हपकीडो मार्शल आर्ट में चैंपियन देखना चाहता है और इसके लिए अमली तौर पे बहुत कुछ कर भी रहा है। पेश है मोहम्मद साकिब की ये रिपोर्ट। जी खाली है सर। मिलिए जन्नत गुल से। ये कराची में बहुत से रिक्शा ड्राइवरों में से एक हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में पैदा होने वाले जन्नत गुल कराची की सड़कों पर मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर अपने घर वालों की कफालत करते हैं। लेकिन ये जन्नत गुल की जिंदगी का सिर्फ एक रुख है और दूसरा रुख ये है। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद जन्नत गुल शाम को शहर के एक पार्क में बच्चों को हपकीडो मार्शल आर्ट्स की तरबियत देते हैं, और वो भी मुफ्त या बहुत ही कम फीस पर। मार्शल आर्ट इंसान को डिसिप्लिन सिखाता है। मार्शल आर्ट इंसान को तामुल सिखाता है, आदिर दिमाग सिखाता है। तो इन चीजों की तो हमें बहुत सख्त जरूरत है। 6, 7। जन्नत गुल अब तक दर्जनों बच्चों को ये मार्शल आर्ट सिखा चुके हैं। जन्नत गुल ने 1992 में जनूबी कोरिया से ताइक्वांडो सीखा और फिर हपकीडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। 22 साल बाद 2014 में एक बार फिर वो जनूबी कोरिया ही से हपकीडो मार्शल आर्ट्स की आला तरीन तरबियत मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। कोरिया से वापस आया तो मुझे हर बंदे ने बोला कि आपका दिमाग खराब है, आप कोरिया छोड़ के आओ, वहाँ पे तो पैसा है, पैसा कमाओ। मैंने कहा मेरा मिशन ये नहीं है, मेरा मिशन पैसा कमाना ही नहीं है। मेरा मिशन है कि हपकीडो का एक वजूद पैदा हो पाकिस्तान के अंदर। हपकीडो को लोग पहचाने, जब हपकीडो को पहचानेंगे मुझे पहचानेंगे। फिर उसके लिए मैंने रिक्शा चलाया। जन्नत गुल चाहते हैं कि 2019 में हपकीडो मार्शल आर्ट्स की कनाडा में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी जरूर हो, लेकिन इसे मुमकिन करने में इन्हें मुआशी मुश्किलात के साथ सहूलतों की कमी का भी सामना है। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ पिछले 30 साल से। हम इन एकेडमिक पार्कों को
یہ جتنے بھی پارک ہے DMC کے پارک ہے اس کو اون کر سکتے ہیں, اس کو آباد کر سکتے ہیں ان بچوں کے ذریعے. اور بچہ ایک پھول ہوتا ہے, وہ تب کھلے گا جب پاکستان کے لیے میڈل لائے گا, اس کی ہر خوشبو ہر بندہ محسوس کرے گا. تو یہ ہمارا مشن ہے. جنت گل کی نظر میں ہپکیڈو مارشل آرٹس نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ اور کھیل کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہوتے ہوئے وہ جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, لیکن اگر انہیں دوسروں کی مدد مل جائے تو وہ ہپکیڈو مارشل آرٹس کے ساتھ نوجوانوں کو اس سے بہت آگے لے جا سکتے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی. امریکہ میں کھیل اور ٹیلی ویژن کی دنیا کا اہم ترین دن سپر بول سنڈے. چھٹی مرتبہ کل ریاست میساچوسٹس کے شہر بوسٹن کی ٹیم نیو انگلینڈ پیٹریٹس نے اپنے نام کر لیا. پیٹریٹس نے اپنے مد مقابل لاس اینجلس ریمز کو 10 کے سکور سے شکست دی, لیکن گیم کا کل سکور ہی 13 کے مقابلے میں 3 تھا. تو سوشل میڈیا پہ بہت سے شائقین ایکشن کی کمی کی شکایت کرتے رہے, لیکن پیٹریٹس کے فینس کو بہرحال کوئی شکایت نہیں. وہ میچ ختم ہوتے ساتھ ہی سڑکوں پر خوشی منانے نکل آئے. سپر بول میں امریکیوں کی دلچسپی کا اندازہ آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس گیم کے دوران 30 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت $50 لاکھ سے اوپر پہنچ چکی ہے. اور جو لوگ سپر بول سے بور ہوتے ہیں یا تو کچھ بریک چاہیے ہوتی ہے, ان کے لیے ہوتا ہے پپی بول. جی ہاں, اس کھیل میں بہت سے کیوٹ پپیز اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی پیارے پیارے جانور کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں. ٹیلی ویژن چینل اینیمل پلانٹ نے 15 سال پہلے پپی بول پیش کرنا شروع کیا تھا, اور اس کا ایک بہت ہی اچھا مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ جانوروں کے لیے پیار کرنے والے خاندان تلاش کیے جائیں. اور پپی بول کا سکور 100 میں سے 100 ہے, کیونکہ ہر سال اس میں شامل تمام کیوٹ لٹل پیٹس اڈاپٹ ہو جاتے ہیں. اور امریکیوں کو کتوں سے جتنی محبت ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید آپ کو یہ بات بھی جان کے حیرت نہیں ہوگی کہ اس ملک میں ایک ڈاگ میوزیم بھی ہے. تو آئیے جانے سے پہلے اس عجائب گھر کی سیر کرتے ہیں. نیو یارک کے باسیوں کی کتوں سے خصوصی محبت کے پیش نظر امریکن کینو کلب میوزیم آف ڈاگ نامی عجائب گھر 30 سال کے بعد ریاست میزوری سے اب نیو یارک لوٹ رہا ہے. میوزیم میں اصل کتے تو نہیں ہیں, لیکن ان کی تاریخ اور مختلف اقسام کے بارے میں مکمل معلومات ضرور موجود ہیں. یہاں کتوں کی خالص ترین نسلوں پر مشتمل امریکہ کی سب سے پرانی رجسٹری بھی موجود ہے. ہم نے کئی سالوں کی محنت کے بعد امریکن کینل کلب میوزیم کے ساتھ مل کر کتوں کی تاریخ, ان کی ظاہری خصوصیات, مزاج اور تصاویر پر مشتمل معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے. میوزیم میں 150 فن پارے اور 15,000 کتابوں کی لائبریری موجود ہے. آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کتوں کی کس نسل سے مشابہت رکھتے ہیں. یہاں مشہور شخصیات جیسے جارج بش سینئر اور جونیئر کے کتوں کی پینٹنگز بھی شامل ہیں. یہ مشہور فاکس ٹیریئر نسل کے کتے کا ڈھانچہ ہے. یہ اتنا مقبول تھا کہ اسے ایک طرح سے اس نسل کا بانی سمجھا جاتا تھا. امریکن کینو کلب پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ کتوں کی افزائش نسل کی پروموشن مقابلہ حسن کی طرز پر کرتے ہیں, لیکن عہدیداروں کے مطابق کتوں کی خصوصیات میں اضافے کے لیے افزائش نسل کرانا فائدہ مند رہتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ کتوں سے کام لیے جانے کی نوعیت بھی بدل رہی ہے. یہ جاننا انتہائی دلچسپ ہے کہ کیسے کچھ مخصوص سرگرمیوں کے لیے ان کی افزائش نسل کی جاتی ہے. منتظمین پر امید ہیں کہ نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل ٹرمینل کے قریب اس نئے میوزیم کی منتقلی کتوں سے پیار کرنے والوں کی بڑی تعداد کو یہاں کھینچ لائے گی. ڈیبرا بلاک کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. ہم سے رابطے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.